दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में मैं आपके लिए टीजीटी के प्रीवियस ईयर से कुछ सवाल लाया हूं, जो अभी तक हम 2 या 3 सेशन कंप्लीट किए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, उसी पे आधारित है। उसी को मापदंड बना के और उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन को संग्रहित किया हूं। उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर एक लाइक और एक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हु वाज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। ऑप्शन है जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, ब्यूल्फ और जॉफ्री चौसर। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जॉफ्री चौसर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है कि चौसर्स प्रोलॉग एंड मैनी ऑफ द कैंटरबरी टेल्स appeared in। ऑप्शन है 1385 से 89, 1382 से 85 और 1366 से 70 और 1360 से 70। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1385 से 89 के बीच में होगा। दोस्तों यह जनरली 1387 में कंप्लीट हो चुका था, तो जनरली इसीलिए 1385 से 89 इसका करेक्ट आंसर होगा। चौसठ डाइड, दोस्तों चौसठ की मृत्यु हुई 14वीं शताब्दी में। इनका जो जन्म है वो 1340 से लेकर 44 तक माना जाता है। जनरली 1343 को एक मानक डेट माना जाता है, लेकिन यह 13 से 40 से 44 आपको याद होना चाहिए। जो भी इसके बीच में ऑप्शन आए वही आपका सही होगा। और इनकी जो मृत्यु हुई होती है वो 1340 में होती है। अब आपके सामने सवाल है कि चौसर फाउंड इंग्लिश और डायलेक्ट। चौसर को जो इंग्लिश है वो एक भाषा के रूप में नहीं बल्कि एक डायलेक्ट के रूप में मिली। एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, और उसने क्या किया, इंग्लिश को एक जो एक डायलेक्ट थी उसको एक भाषा बना दिया। हु सेड दिस वर्ड्स, किसने कहा इस शब्दों को। एसे ब्रूक, लोवेज, जेके चेस्टरटन या रिकेट्स। तो करेक्ट आंसर होगा लॉवेज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चौसर ट्रायलस एंड क्रिसीडा इज अ डैश डैश। तो ट्रायलस एंड क्रिसीडा क्या है दोस्तों, यह एक नैरेटिव पोएम है। इस ट्रायलस एंड क्रिसीडा को चौसर ने राइम रॉयल फॉर्म में लिखे थे। और राइम रॉयल जो होता है दोस्तों यह 7 लाइन का स्टेंजा होता है। आगे सवाल है कि इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन। हु एक्सप्रेस दिस ओपिनियन, या हु सेड या हु कोटेड। डब्ल्यू जे लॉन्ग, एस डी नेल, जेकेट चेस्टरटन या अल्बर्ट। तो करेक्ट आंसर होगा जेके चेस्टरटन। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप पहले के सेशन को जरूर कंप्लीट किए होंगे और इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि बहुत से सवाल जो है आपको अभी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ उसमें आपको मिल जाएंगे। यदि आप वो डिटेल्स क्लास, थियरी के क्लास देखते हैं, उसी के पैरेलल जो हम वहाँ पे स्टडी मटेरियल का डिस्कशन कर रहे हैं उसी पे आधारित आपका एमसीक्यूज होगा। और इस एमसीक्यूज की सबसे खास बात है दोस्तों कि यह आपके जो टीजीटी पीजीटी है उसके प्रीवियस ईयर सेट से निकाल कर मैं आपके लिए जनरली इन सवालों को ला रहा हूँ। अगला सवाल है आपका कि द सोनेट फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड बाय। किसके द्वारा सोनेट को इंग्लैंड में लाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएंगे थॉमस वेट। आईलिड एंड ओडेसी वेयर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। किसके द्वारा इस दोनों रचनाओं को पहली बार ट्रांसलेट किया गया था। तो वो थे आपके दोस्तों जॉन ड्राइडेन। दोस्तों बेहतर होगा कि एक बार आप वीडियो को पॉज करें और 10 सवालों को हल करें और फिर आगे बढ़े, फिर 10 सवालों को हल करें और फिर से सेशन को कंटिन्यू करें और ध्यान से सुन के अपना नोट्स बनाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, while watching this lecture you will prepared this most important question for your upcoming बीपीएससी टीचर एग्जाम। तो अगला सवाल है कि डॉन वाज बॉर्न इन द डैश डैश। दोस्तों डॉन का जन्म कब हुआ था, आपको एज बताना है। जनरली आपको बताना है कि जॉन डॉन किस एज में जन्म लिए थे। एज ऑफ क्वीन एने, या प्यूरिटन एज, या रेस्टोरेशन पीरियड, या इलिजाबेथन एज। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था इलिजाबेथन एज में हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1572 में। कब हुआ था दोस्तों, 1572 में। और ही इज कंसिडर्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स और पॉइनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। चौसर रोट द कैंटरबरी टेल्स इन द
इन द रीसेप्ट एंड रिफॉर्म्ड डैश डैश। डायलेक्ट बताना है दोस्तों कि किस डायलेक्ट में लिखे थे, साउथर्न डायलेक्ट, नॉर्थर्बियन डायलेक्ट, कैंटिश डायलेक्ट या ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। तो दोस्तों ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से लिखे थे और इसी से दोस्तों आपका मॉडर्न इंग्लिश भी विकसित हुआ है, याद रखिएगा, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही। तो दोस्तों आप जरूर सेशन को शेयर कीजिएगा। अगला सवाल है कि हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कॉपलेट इन इंग्लिश वर्स एंड इन्वेंटेड द राइम रॉयल। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ये पूछा गया सवाल है आपका। ऑप्शन है इसके लिए विलियम लैंगलैंड, चौसर, जॉन गोवर या नॉन ऑफ दिस। दोस्तों बेहतर है कि वीडियो को पॉज करें, जैसे अभी आपके सामने स्क्रीन पे 4 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले इनको बना लें, इनको बनाने के बाद फिर से वीडियो को शुरू करें, मतलब शुरू का मतलब क्या है, जो आप पॉज किए उसको स्टार्ट करें और फिर 4 क्वेश्चन देखने के बाद फिर से आगे बढ़े। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जॉफ्री चौसर। याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस हीरोइक कॉपलेट, हीरोइक कॉपलेट का ये प्रयोग किए और राइम रॉयल को इन्वेंट किए। अब दोस्तों हीरोइक कॉपलेट को स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो किसने दिया, यदि आप जानते हैं तो प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा कि हीरोइक कॉपलेट को स्टैंडर्ड फॉर्म किसने दिया। इंट्रोड्यूस तो किए जॉफरी चौसर, लेकिन इसको एक मतलब एक सही मानक पे पहुंचाए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म प्रदान किए, वो कौन थे राइटर जरूर बताइएगा। और मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, वो रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर है। चौसर्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कॉपलेट ऑकर्स इन। दोस्तों जो हीरोइक कॉपलेट पहली बार प्रयोग किए वो कौन सी रचना है। ऑप्शन है द पार्सन्स टेल, द पार्लियामेंट ऑफ पाउल्स, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन और द हाउस ऑफ फेम। दोस्तों आप यदि सेशन को सीरियस होकर देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये जाने कि चारों जो वर्क्स हैं ये जॉफरी चौसर की है। यदि आप इतना बात जाने तो आपके सवाल में तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा चौसर का वर्क नहीं है या कौन सा है, तो वहाँ भी आपको काम आएगा यदि आप सेशन को सीरियसली देखते हैं और अपना नोट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन्स। अगला सवाल है कि द पिलग्रिम्स इन चौसर्स प्रोलॉग्स टू द कैंटरबरी टेल्स गो टू द पिलग्रिमेज टू द टॉम्ब ऑफ। दोस्तों एक संत की मृत्यु हुई थी, उसी के लिए वे लोग वहां पे जा रहे थे। वो किस संत की मृत्यु हुई थी, किसके पिलग्रिमेज में वो लोग जा रहे हैं ये बताना है। ऑप्शन है संत थॉमस बैकेट, संत पाउल या संत जोसेफ या संत निकोलस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संत थॉमस बैकेट। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अगला है कि द बुक ऑफ द डचेज इज डैश डैश अ बैलेड, सटायर, एन एलोगरी या अन ओड। तो द बुक ऑफ द डचेज दोस्तों एक एलोगरी है, इसको लिखा गया है लेमेंट फॉर्म में। क्या है दोस्तों, इट इज अ एलोगोरिकल लेमेंट। ठीक है दोस्तों, इसको आप जानते हैं, जैसे हम लोग सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जॉन ऑफ गॉन्ट जो होते हैं लैंकास्टर की उनकी वाइफ ब्लेंचे की मृत्यु पे इसको लिखा गया था। अब अगला सवाल है कि द वर्जन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स एंड प्लॉमेन इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है विलियम लैंगलैंड, जॉन विक्लिफ, जॉन गोवर या जॉफरी चौसर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विलियम लैंगलैंड। अगला सवाल है कि पायर्स द प्लॉमेन इज डैश डैश अ सटायर, अ सोशल सटायर, अन एलोगोरिकल ऑन ह्यूमन लाइफ, सॉरी अन एलोगोरी ऑन ह्यूमन लाइफ या अ बैलेड ऑन मेडाइवल लाइफ या अ सोनेट ऑन द थीम ऑफ लव। तो दोस्तों यह एक एलोगरी है मानव जीवन पे, ह्यूमन लाइफ पे। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्लैक डेथ वाज क्या था, और रिलीजियस मूवमेंट, एक धार्मिक आंदोलन थी, या अ मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन, या समाज सुधार के लिए एक ब्लैक डेथ आया था, या द टेरिबल प्लेग ब्रिंगिंग डेथ ऑफ डिवास्टेशन, या अ पॉलिटिकल रिवोल्ट अगेंस्ट द एडवर्ड शॉर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि यह एक महामारी थी, एपिडेमिक थी, प्लेग थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों आप जरूर जवाब दीजिएगा कि जब ये ब्लैक डेथ वहाँ पे आया था उस समय वहाँ का किंग कौन था, जरूर जवाब दीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल है कि एपोलॉजी फॉर पोएट्री वाज रिटेन बाय। तो एपोलॉजी फॉर पोएट्री किसके द्वारा लिखा गया था। ये ऑप्शन है इसके लिए फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर,
बेन जॉनसन या पीबी शेली। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका फिलिप सिडनी। लेकिन इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले जानिए कि इसका एक और उपनाम है, एपोलॉजी फॉर पोइट्री का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं डिफेंस ऑफ पोएजी। डिफेंस ऑफ पोएजी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सबसे पहले इसको लिखा गया था 1580 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले इसको लिखा गया था 1580 में, लेकिन इसको पहली बार पब्लिश किया गया 1595 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको लिखा गया कब? एपोलॉजी फॉर पोएट्री को 1580 में, और इसको पहली बार पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया 1595 में। अब दोस्तों जो आपके ये जो क्या बोलते हैं फिलिप सिडनी है, यहाँ पे बताइएगा कि यह किस एज के राइटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थिएटर वेयर क्लोज इन इंग्लैंड इन। दोस्तों इंग्लैंड में थिएटर बंद हो गए थे, वो कब बंद हुए थे? ऑप्शन है 1642, 1605, 1678 और 1587। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1682। सॉरी दोस्तों 1642, 1642। दोस्तों उस समय इंग्लैंड में प्यूरिटन्स पावर में आए थे, तो उन्होंने क्या किया, थिएटर्स को बंद कर दिए, क्योंकि वे ऐसा मानते थे कि थिएटर्स इमोरलिटी, भ्रष्टाचार का एक क्या हो गया है, सेंटर बन चुका है, इसलिए वे लोग बंद कर दिए। लेकिन फिर इंग्लैंड में थिएटर की रीओपन किया गया, उसको दोस्तों रीओपन हुआ 1660 में, फिर से उसको रीओपन किया गया, याद रखिएगा। अब दोस्तों ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक कंटेम्पोररी ऑफ जॉफरी चौसर है जिनका नाम है जॉन गोवर। इन्होंने 3 पोएम की रचना की थी। पहला है स्पेकुलम मेडिटेंटिस, ये इसको सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। दूसरा है आपका वोक्स क्लेमेटिक्स, और तीसरा है आपका कन्फेसियो एमेनेटिस, कन्फेसियो एमेंटिस। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, सो प्लीज डोंट माइंड। अब दोस्तों जो यहाँ पे भाषा पूछा गया, तीनों सवाल में इसको पूछा गया कि किस भाषा में लिखा गया है। तो सबसे जो पहला है, फर्स्ट वाला है, इसको लिखा गया है आपको फ्रेंच में। किसमें लिखा गया है दोस्तों? फ्रेंच में लिखा गया है। फिर आता है दूसरा, सेकेंड, इसको लिखा गया है दोस्तों लैटिन में। और जो तीसरा है आपका, थर्ड है, इसको लिखा गया है इंग्लिश में। तो याद रखिएगा जो सबसे अंत वाला है वो इंग्लिश में है, उसके पहले वाला जो था लैटिन में था, और सबसे पहले वाला जो था दोस्तों वो था आपका फ्रेंच में। आई होप आपको ये जरूर सेशन अच्छा लग रहा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों आपको लग रहे हैं वो जरूर आप अपना नोट्स में उसको लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इन सवाल को आप हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड। दोस्तों जॉन विक्लिफ को कहा जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसांस। दोस्तों आप जरूर बताइएगा कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसांस किसको कहा जाता है। दूसरा है कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। फिर है कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, और उसके बाद है कि द मॉर्निंग स्टार ऑफ रोमांटिसिज्म। तो करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। दोस्तों उसमें चर्च में सुधार हो रही थी, उसमें चर्च में उस समय चर्च जो होते थे उसमें काफी भ्रष्टाचार आ गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का सी। अगला सवाल है कि द बैरन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रेचेज फ्रॉम। बैरन पीरियड्स बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। तो जनरली आपको सबसे पहला जो हमारा दोस्तों सेशन था क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक वीडियो का हम डाले हैं क्रोनोलॉजी, वो शायद पहला ही सेशन था, उसमें हम इन सारे एज को समझाए थे। तो उसमें हम आपको बताए थे कि 14 से लेकर 1500 का जो शताब्दी था, इस समय कोई भी लिटरेरी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, किसी भी राइटर के द्वारा कोई भी अच्छी एक रचना नहीं लिखी जा सकी, जिसके कारण इसे हम बैरन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों पहला आपका 1401 से लेकर 1515 तक। तो नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, और
याद भी कर लीजिएगा इस सवाल को। अगला सवाल है कि द पीजेंट रिवोल्ट ऑल्सो नॉन एज टाइलर्स रिबेलियन बिगेन इन, कब शुरू हुआ है? दोस्तों ये सवाल हम आपको बताए हैं और ये सवाल आया भी था पिछले टीजीटी एग्जाम में। ऑप्शन है यहाँ पे 1381, 1390, 1383 और 1391। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1381। अगला सवाल है कि चौसर हैज बीन हेल्ड एज, दोस्तों चौसर हैज बीन हेल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार ऑफ न्यू क्लासिज्म, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रीनेसा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ मेडाइवलिज्म। तो अभी हम देखें कि जो रिफॉर्मेशन था उसके जॉन विक्लिफ थे और ये जो करेक्ट आंसर होगा आपका रीनेसा। तो चौसर को रीनेसास का मॉर्निंग स्टार माना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विक्लिफ्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड इन, दोस्तों आप जानते हैं कि विक्लिफ जो थे वो बाइबल का ट्रांसलेशन किए थे, वो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1380। सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? 1380 में। उसके बाद है कि विक्लिफ्स इंग्लिश इज, दोस्तों ये जो बाइबल है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे विक्लिफ, और बाइबल का जो ओरिजिनल भाषा है वो हिब्रू भाषा है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विक्लिप्स की इंग्लिश कैसी थी? ड्राई, टॉप एंड फिलोसफिकल। दोस्तों कोई भी राइटर नहीं चाहता कि उसकी भाषा इतनी टॉप हो, वो भी ट्रांसलेशन के दौरान, कि दूसरा पढ़ नहीं पाए, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट वर्ग के तो भाषा को हम ड्राई टॉप बोल सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेशन वर्जन में रहेगा वो आपका क्या होगा? सिंपल होगा। तो इसी से आपको मिल गया सिंपल, विग्रस एंड पॉइंटेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई द बुक विच हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द विक्लिप्स बाइबल। तो दोस्तों विक्लिप्स के बाइबल से कौन सी किताब प्रभावित हुई? ऑप्शन है द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, द हाउस ऑफ फेम, द डिवाइन कॉमेडी या कॉन्फेसियो एमेंटिस। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। दोस्तों एक सवाल आपके लिए हम दे रहे हैं कि कॉन्फेसियो एमेंटिस के रचनाकार कौन है, राइटर कौन है, और इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी हम इस सवाल की चर्चा आपसे कर चुके हैं। अब आपके सामने सवाल है, पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन। तो दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन है 1668, 1679, 1667 और 1669। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक स्लाइड्स ले रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। जो आपका पैराडाइज लॉस्ट है इसको जॉन मिल्टन लिखे थे, ये सभी लोग जानते हैं। यह जो है एक इपिक पोएम है। इपिक पोएम मतलब एक बहुत बड़ी कविता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि किस शैली में लिखा गया था, तो इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। अब दोस्तों इसके पब्लिकेशन की हम बात करें, पब्लिकेशन की, तो पब्लिकेशन में दो बातें आपके सामने आती, दो बातें सामने आती है। पहला कि जो इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1667, और फिर इसका एक सेकेंड पब्लिकेशन हुआ 1674। कब हुआ दोस्तों? 1674 में। अब पहला जो पब्लिकेशन था इसमें 10 बुक, कितने बुक्स थे? 10 बुक्स। और जो दूसरा पब्लिकेशन हुआ 1674 में, इसमें 12 बुक्स थे। ठीक है दोस्तों। तो पब्लिकेशन की बात करें तो पहला पब्लिकेशन 1667, दूसरा 1674। पहले में 10 बुक्स और दूसरे में 12 बुक्स। तो सवाल इससे बन सकते हैं, बहुत सवाल यहाँ पे बन रहे हैं। पहला सवाल बन रहा है कि इसको किस शैली में लिखा गया था, द ब्लैंक वर्स लिखा गया था। जो 12 बुक्स में जो किताब पब्लिश हुई पैराडाइज लॉस्ट, वह कब पब्लिश हुई? ऑप्शन रहेगा ये दोनों आपके सामने। तो याद रखिएगा लास्ट में इसको 10 से 12 किया गया, तो 1674 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1670। फिर है जॉन ड्राइडन रूट हिज सटायर इन। दोस्तों जॉन ड्राइडन अपने सटायर्स को किस शैली में लिखते थे? ऑप्शन है प्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, एक्सपेंसियन स्टेंजा। दोस्तों ये सब फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं
जो आगे हम लोग जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समाप्त होगा उसको हम शुरू करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सी है करेक्ट आंसर होगा, हीरोइक कपलेट। किसमें लिखे थे दोस्तों? हीरोइक कपलेट में लिखे थे। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो आपके जॉन ड्राइडेन है, ये रेस्टोरेशन पीरियड के पोएट थे। कब के पोएट थे दोस्तों? रेस्टोरेशन। एज बोलिए या पीरियड बोलिए। दोस्तों एक पोएट भी थे, क्रिटिक भी थे और ट्रांसलेटर थे। यहाँ तक वो एक प्ले राइट भी थे, मतलब एक ड्रामेटिस्ट भी थे। उन्होंने लिखा था, उन्होंने इसको हीरोइक कपलेट में इसको अपने सटायर को लिखे थे। इसके अलावा एक और बात आप याद रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि ही इस्टेब्लिश द हीरोइक कपलेट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अभी हम एक सवाल आपसे किए थे वीडियो के शुरुआत में, दो तीसरे या चौथे क्वेश्चन पे, कि हीरोइक कपलेट को किसने स्टैंडर्ड फॉर्म प्रदान किया, तो वहाँ आप मालूम नहीं कमेंट में बताए हैं कि नहीं। करेक्ट आंसर आपका होगा जॉन ड्राइडेन। लेकिन हीरोइक कपलेट को सबसे पहले कौन प्रयोग किया पहली बार, तो वहां पे आपका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा जॉफ्री चौसर। आगे बढ़ते हैं, लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एक इपिक भी बोल सकते हैं। ऑप्शन है 1798, 1779, 1797 और 1799। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1798। दोस्तों ये जो आपका लिरिकल बैलेट्स है, इसमें भी कुछ बातें आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा रोमांटिक एज। 1798 से एक नए युग की शुरुआत होती है, रोमांटिक युग। और इसमें दो राइटर्स की कविताओं का कलेक्शन है। ये भी छोटा सा सवाल है जो पूछा जा सकता है। वो दो राइटर्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज। अगला सवाल है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इज अ लाइन फ्रॉम, ये किस कविता से लिया गया? ओड टू ऑटम, ओड टू वेस्ट वाइंड, साइलार्क या ओड टू द नाइटिंगल। दोस्तों ये चारों के चारों रचना है जॉन किट्स की, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ओड टू द वेस्ट वाइंड। ये चारों पोएम दोस्तों पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि ये आपको 12th के सिलेबस में है और ये भी इनके इम्पोर्टेंट पोएम है। तो इन सबको मैं कंप्लीट करूंगा आगे। अगला सवाल है कि इन चौसस प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स द पिलग्रिम्स स्टार्टेड अ 60-mile राइड टू कैंटरबरी इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई या जून। द करेक्ट आंसर विल बी द अप्रैल। द वार ऑफ द रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। दोस्तों बताना है कि वार ऑफ रोजेज कब हुई थी। दोस्तों इस अधिकांश सवाल हम लोग जो आपका थियरी क्लास है उसमें कवर कर चुके हैं, तो एक बार जरूर उन सेशन को देखिएगा यदि अभी आपको डाउट हो तो। ऑप्शन है 1380 से 1410, 1400 से 1430, 1425 से 1455 और 1455 से 1485। तो हियर इज योर करेक्ट आंसर 1455 टू 1485। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था जिसमें मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लाए थे। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि अभी तक आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप अपनी जो भी कम्युनिटी है, चाहे वो फेसबुक है चाहे व्हाट्सअप है, एक बार जरूर इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।